जय हिंद साथियों। आज का ये वीडियो नागरिकता पे है और अगर इस वीडियो को आप पूरे देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप बीपीएससी बिहार दरोगा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे जो प्रश्न आने वाले होंगे आपसे नहीं छूटेंगे। मेरा ख्याल है और मेरा मानना है जितने भी नागरिकता से बनने वाले प्रश्न होंगे एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। नागरिकता क्या है, नागरिकता में एक नागरिक और एक विदेशी का चर्चा किया जाता है। आखिर में विदेशी क्या है, नागरिक क्या है, इन्हीं सब बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे और जो भी मुख्य पॉइंट है देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, एक हो गए आपके नागरिक और एक हो गए विदेशी। आखिर में नागरिक वो होते हैं जो किसी राज्य के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसको जितना भी हमारे भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका अधिकार टोटल मिलता है। वही एक विदेशी होते हैं जिनको कुछ ही मात्रा में, जैसे मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं, कुछ ही मौलिक अधिकार उनको प्राप्त होता है और ये किसी देश से आए हुए नागरिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए श्रीलंका से लोग भारत आए हैं तो मेरे लिए क्या हो गए, विदेशी हो गए। या अमेरिका से हमारे यहाँ लोग आकर के रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिला है, वो विदेशी हैं। यही अगर भारत से भी अगर अमेरिका चल जाते हैं तो वहां उनके लिए भारत के जो नागरिक हैं वो क्या हो जाएंगे, विदेशी हो जाएंगे। इसी में हम सारा टॉपिक को, सारा पॉइंट्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। नागरिकता के संबंधित संवैधानिक बंध क्या क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है, नागरिकता मिलने की, खोने की नागरिकता इसकी प्रक्रिया क्या है, किस अनुच्छेद के तहत आपको नागरिकता बना रहना होगा, ये सब हम पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसका कर्तव्य क्या निर्वहन करना होगा। अगर हम भारत में रह रहे हैं और कुछ मौलिक अधिकार या जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है संविधान में, उसका निर्वहन भी करना मेरा ही कर्तव्य है। तो कर्तव्य भी कुछ बनता है नागरिकता के अंतर्गत, जिस कर्तव्य को जो भारत के नागरिक है उनको कर्तव्य को पूरा करना होगा। देखेंगे हम आगे किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है, एक एक अनुच्छेद को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए चुनाव में क्या विदेशी भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो भारत के नागरिक है और विदेशी जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनके पास और मेरे साथ अनुच्छेद मौलिक अधिकार के साथ क्या संबंध है। जैसे कि अगर हम कहें तो मैंने जस्ट पहले बताया था, कुछ ही मौलिक अधिकार जो कि विदेशियों को दिया गया है, बाकी का जो हमारे भारत के लोग नागरिक हैं उनको तो सारा मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसी में कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी को नहीं प्राप्त है उस पर आपकी चर्चा करना है, और कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को पसंद है या प्राप्त है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं मौलिक अधिकार में धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद आपका 15 में दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर आप किसी के विवेचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, हम इस पर आपकी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। या जाति से हो या जन्म के आधार पे हो, जन्म से हो, जो भी हो, हम क्या कर सकते हैं, आप टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जो भारत में लोग रह रहे हैं, भारत के लिए जो धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर जो है विभेद नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। और ये सिर्फ अनुच्छेद 15 जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, ये विदेशी नागरिक को अनुच्छेद नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ये अनुच्छेद आपका आर्टिकल दिया गया है कितना, 16 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया गया है। और ये क्या है लोक नियोजन, जैसे कि आप मान के चलिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लग रही है, हालांकि जॉब लगना अभी सौभाग्य की बात है, और अगर आपकी जॉब लग रही है
तो समझिए ये जॉब देना सिर्फ किसको प्राप्त है, तो भारतीयों को ही प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अब चलिए विदेशी लोग आ गए हैं और यहाँ कोई वैकेंसी मान के चलिए कि रेलवे का ही वैकेंसी निकलती है। अगर ऐसा भी रहता जो विदेशी भी आकर के फॉर्म भरेंगे तो पता चलेगा इंडियन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नौकरी का तो ऐसे ही अभाव है और ज्यादा अभाव हो जाती। तो इसमें आपकी लोक नियोजन के बारे में जो अगर चर्चा किया गया है, ये भी लोक नियोजन अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, इसमें विदेशी का कोई रोल नहीं है। इसके बाद आगे है वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद कितना में है मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद आपका 29 में है। और अनुच्छेद 29 ये भी कहता है भारतीयों को वाक की स्वतंत्रता दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन ये भारतीयों को ही सिर्फ प्राप्त है, न कि विदेशियों को। अगर ये अनुच्छेद अगर हम विदेशी को दे देते हैं तो देन अगर आप मान सकते हैं थोड़ा सा कि मान के चलिए एक नल्ला पाकिस्तान अगर मेरे पास आ जाता है, वहां के कोई व्यक्ति वो कुछ भी बोल करके चल जा सकता है, आप सोच सकते हैं। इसलिए अगर ये अनुच्छेद अगर हम मुझे प्राप्त है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, न कि विदेशी को प्राप्त है। इसके बाद आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका 29 एवं 30 में दिया गया है। इससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ये अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, इसमें विदेशी का कोई रोल नहीं है। और ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब यह है कि अगर भारत में कोई लोग शिक्षा संबंधी से किसी भी संस्थान को उजागर करना चाहते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता की व्यवस्था किया गया है। लेकिन अगर आप मान के चलिए यूपीएससी में फॉर्म निकलती है, 500 या 600 या 700 सीट निकलती है, अगर ये अधिकार सभी को दे दिया जाए, फॉरेन कंट्री को भी दे दिया जाए, तो एक बात समझिए, अगर चाइना वाला को भी दे दिया जाए, नहीं आप इस संबंध में जो है एक संस्था खोल करके आप अपना जो है सिविल सर्विस में लोग को भेजिए। आप समझ सकते हैं चाइना वाला संस्थान खोलेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे और टोटल के टोटल जो यूपीएससी अधिकारी होंगे वहां से भेज देंगे और क्या करेंगे, फिर अपना इंडिया में सिविल सर्विस की अधिकारी को दे देंगे। इसलिए ऐसा किया गया है कि ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को। तो ये जो अनुच्छेद आपका मूल अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30, आपको माइंड पे रखना है। ये जो 5 अनुच्छेद है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके बाद कुछ मौलिक अधिकार ऐसा भी है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अगर हमारे यहाँ आ रहा है तो उसका भी कुछ न कुछ अधिकार होगा, घूमने की या किसी प्रकार की मान लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, ये तो सभी के लिए होना चाहिए। उसी प्रकार विदेशियों के साथ साथ भारत को भी कुछ अनुच्छेद प्राप्त है, जिसमें हम देखने की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका एक 14 है। अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समता। इसके बाद अनुच्छेद 20 की बात करें, अपराध के लिए दोषित के संबंध संरक्षण। अगर किसी प्रकार की अपराध करते हैं तो उसके लिए दोषित के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत आपको दिया गया है। वही आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद जो है आपको भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके बाद है अनुच्छेद 21 का ए, इसमें शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की सहायता प्रावधान हमारे भारत के संविधान के तहत से ये दिया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहता है कुछ दशा में गिरफ्तारी। ये भी अनुच्छेद जो है आपका विदेशी के साथ साथ भारतीयों को भी प्राप्त है। इसके बाद है बलात्श्रम, ये दुर्व्यवहार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद आपका कितना में है दोस्त, अनुच्छेद 23। इसके बाद है अनुच्छेद 24, बाल श्रम की बात करते हैं। बाल श्रम का मतलब यह है कि आप छोटे बच्चे हैं तो आप किसी कारखाने के अंतर्गत काम नहीं करवा सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 24 में दिया गया है और ये आर्टिकल विदेशी के साथ साथ भारतीयों को भी प्राप्त है। उसी प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 की बात करते हैं तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या किया गया है और धर्म की स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या किया गया है, और ये भी अनुच्छेद आपको भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, हालांकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले आप इन 5 अनुच्छेदों को याद करने का प्रयास करिएगा। अनुच्छेद 15,
इसके बाद अनुच्छेद 16, इसके बाद अनुच्छेद 19 और इसके बाद अनुच्छेद 29 एवं 30। ये जो अनुच्छेद है ओनली फॉर किसके लिए है? भारत के नागरिक के लिए है। वही बात करें, ये जो अनुच्छेद आपका इस साइड का लिखा गया है, ये अनुच्छेद भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए, ये अनुच्छेद की बात रहा। इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये नागरिकता जो है किस भाग में चर्चा किया गया है, इसके बाद किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है, चुनाव का इसका क्या प्रक्रिया है, क्या विदेशी चुनाव में भाग ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया या प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, इसमें विदेशी नागरिक भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कर्तव्य क्या है। देखिए, अगर हमको मौलिक अधिकार सारा प्राप्त है तो मेरा कुछ ना कुछ कर्तव्य भी बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते। कर्तव्य मैं करूं, एक तो आपको कर होगा, अगर आप भारतीय नागरिक है तो कर कौन चुकाएगा, कर कौन देगा? ऐसा थोड़ी अमेरिका वाला आकर के दे देगा, ब्रिटेन वाला आकर के दे देगा, वो तो भरना हमको ही पड़ेगा ना, आपको ही भरना पड़ेगा। ये आपका कर्तव्य है। इसके बाद देखें तो राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना। देश में रहे हैं, मेरा कर्तव्य है अपने राष्ट्रगान को आदर करें, ये आपका कर्तव्य की बात हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं चुनाव की, देखिए चुनाव हमारे भारत में विधानसभा, लोकसभा चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, किसी प्रकार के चुनाव की बात करें तो ऐसा भी नहीं लिखा गया है, ऐसा होगा भी नहीं कि आदिवासी और वोट गिराकर चला। अगर ऐसा होता तो या किसी देश के अंदर, ऐसा नहीं है जो भारत के अंदर होगा, किसी देश में आप सोच सकते हैं अगर ऐसा होता है कहीं लोग जाकर वोट दे सकते हैं, तो कभी चुनाव होता, समझ सकते हैं आपकी देश में ही चुनाव होता तो हम लोग यहाँ से भर भर के जाते, या यहाँ ही चुनाव होता वहां से लोग को हम भर के लाते और एक तरफ जो है अपना नीति माने अपना कर देते। तो ऐसा ही चयन नहीं किया गया कि विदेशियों का वोट देने का अधिकार है, ये भी है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक उपबंध। इसके बाद सबसे पहले भाग को देखते हैं। मेरे दोस्त का भाग करूं तो नागरिकता भाग 2 में वर्णन किया, वही अनुच्छेद बात करूं अनुच्छेद आप सबकी 5 से 11, हालांकि 5 11 तक तो देखने प्रयास करूंगा और आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जबकि सामने आयोग नागरिकता किस अनुच्छेद में थोड़ा बने रहेगा, अनुच्छेद भी आपको देखने का चाहेंगे। इसके बाद क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत बहुत सी चीजें हो गया, यही नागरिकता का करते हैं। संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत किस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं संवैधानिक उपबंध की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये सारी बात को कहता है। अनुच्छेद 5 क्या करेगा, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत क्या होगी नागरिकता के अंतर्गत, तो हम देखने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक उपबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन, यानी आप भारत में अगर रहना चाह रहे हैं तो आप किस प्रकार से नागरिकता को अर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक तो जन्म है, इसके बाद दूसरी बात करें तो वंशानुगत है। जन्म का मतलब यह है अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक है और जन्म दिए हैं तो जरूर आपको नागरिकता मिलेगा। इसके बाद है वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि आपका वंश, अगर मान के चलिए देन पिता ही आपके भारत में रह रहे हैं, लेकिन माइक डाउन होने की वजह से थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे कहाँ, तो संवैधानिक उपबंध थे और संवैधानिक उपबंध में ये चर्चा किया गया है कि आपको नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है, नागरिकता किस प्रकार से आपको खत्म हो सकती है और किन किन अनुच्छेद में किस चीज के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये अधिनियम की बात करते हैं तो भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये सभी बातों को जो है कहा गया है, अनुच्छेद जो कि 5 से 11 में वर्णन किया गया है। तो संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत हम देखते हैं नागरिकता का अर्जन, यानी आप नागरिकता किस प्रकार से अर्जन कर सकते हैं। नागरिकता अर्जन करने के लिए एक तो जन्म है, वंशानुगत है, पंजीकरण है, प्राकृतिक एवं क्षेत्र प्रावधान, किसी दूसरे क्षेत्र में पैदा हुए। इस प्रकार का मतलब जन्म का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आपके माता पिता में से कोई भी भारत के नागरिक है तो उसके जन्म के अनुसार आपको भारत में नागरिकता मिल सकती है। वही वंशानुगत की बात करें तो वंशानुगत का मतलब अगर आपके माता पिता में से कोई भारत के नागरिक है, भले ही आप कहीं पैदा हुए हैं, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। वही बात है, पंजीकरण से भी आप नागरिकता करा सकते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र के प्रावधान, किसी दूसरे देश से जुड़े हुए किसी दूसरे देश में पैदा हुए। देखिए, इसका मतलब ये हुआ प्राकृतिक क्षेत्र का जो है प्रावधान का मीनिंग ये है जगह
कि अगर मान के चलिए आज बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत सरकार अर्जन कर लेती है, तो उस बांग्लादेश में बसे लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। अगर वो भारत में जमीन आ जाती है तो यानी कि जैसे ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगा या किसी भी कंट्री का वो एरिया अगर भारत में आ रहा है, उसमें जो बसने वाले लोग होंगे उसको भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। इसके बाद अगर भारत की नागरिकता दिया भी जा सकता है तो खोया भी जा सकता है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। और 3 कारणों से आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। एक तो आप स्वतंत्र रूप से त्याग देना चाहते हैं कि हमें भारत की नागरिकता नहीं लेनी है, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक है बर्खास्त होना। बर्खास्त होना यूं कहें तो आप जानते हैं कि भारत में ज्यादा डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा किया जाता है और डॉक्यूमेंट पे ही ज्यादातर कामकाज होते हैं। अगर मान के चलिए आप किसी भी नागरिकता को ग्रहण करने के लिए, नागरिकता जिस समय आप ग्रहण कर रहे थे उस समय में डॉक्यूमेंट आप गलत लगा दिए। जैसे कि आप एक छोटी सी बात को समझिए, आधार कार्ड ही बनाते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा रॉन्ग करते हैं। एज है आपका रियल में 40 लिख के चलाएं 20, हालांकि बनने का सबको मन होता है 40 वाले को 20। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से अगर आप गलत करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा नागरिकता बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद है वंचित करना। वंचित उस क्षेत्र में आपको किया जा सकता है, उस समय आपको किया जा सकता है जब आप भारत के संविधान को या देश की रक्षा के बारे में न सोच करके किसी विद्रोह या किसी प्रकार के आप आपत्तिजनक काम करते हैं भारत में, उस समय आपको नागरिकता छीना जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं भारत की नागरिकता की स्वरूप क्या है, तो भारत की नागरिकता का स्वरूप एकल नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है दोस्त? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि राज्य और सेंट्रल लेवल पर एक ही नागरिकता है। अगर हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, हम सीधे बोलेंगे हम देश के नागरिक हैं। हाँ, इस मामले में हम कह सकते हैं, इस हद तक कह सकते हैं कि हम बिहार के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। लेकिन अगर हम ये कहें जो बिहार के नागरिक हैं, ये थोड़ा सा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि नागरिकता का स्वरूप जो है केवल एक ही, एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में दिया गया है। कई देश में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड। इन सब में दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? राज्य के साथ साथ सेंट्रल लेवल पर नागरिकता, यानी 2 स्तर की नागरिकता का प्रावधान स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इन सब देश में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। अब देखिए कि नागरिकता की भाग की बात करें तो नागरिकता की भाग 2 में वर्णन किया गया है। वही अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 5 से 11 में। लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता किस प्रकार से आपकी समाप्ति हो सकती है, किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, कौन संशोधन कर सकता है नागरिकता में, इन सारी बातों को चर्चा किया गया है। एक एक अनुच्छेद को हम देखने का प्रयास करेंगे। इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना होती है। कभी आपसे अनुच्छेद 6 के बारे में पूछ सकता है, कभी 7 के बारे में पूछ सकता है। ये पूछ देगा पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान की शुरुआत में नागरिकता, यह है संविधान की शुरुआत में नागरिकता। जिस समय देश आजाद हुआ था, आजाद के बाद लागू हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं। वही अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। भारत का संविधान जिस समय लागू हो रहा था उस समय पाकिस्तान के लोग कहे नहीं, हमको यहां मन नहीं लग रहा है, हम इंडिया में ही रहेंगे। तो उसकी प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 6 के अंतर्गत उसको शामिल किया गया। वही अनुच्छेद 7 की बात करें, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और वहां से फिर लौट करके आने वाले व्यक्तियों की चर्चा, व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिया गया है। इस जगह भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता, इस जगह जाने वाले और फिर पुनः लौट के आने वाले, इस जगह आप संशोधन कर लीजिएगा, पुनः लौट कर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करें दोस्त, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। वही नागरिकता 8 आपसे कहता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता। अगर आप कुछ क्षण के लिए पढ़ाई करने के लिए ही या किसी पर्पज से घूमने फिरने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान कहीं भी जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी।
आपका नागरिकता बना रहेगा। तो वही अनुच्छेद आपसे 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता, ये अनुच्छेद आपको 8 कहता है। वही अनुच्छेद 9 की बात करें, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। मैंने जस्ट पहले बताया था भारत की नागरिकता का स्वरूप एकल नागरिकता है, और जैसे ही आप किसी कंट्री का नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यानी आप समझिए एक घर वाली रख रहे हैं तो ओनली फॉर आपको घर वाली ही रखना पड़ेगा, बाहर वाली की जरूरत नागरिकता में नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं भी विदेशी में नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद आपका 9 कहता है। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता का अधिकार बना रहना, जो भी नागरिकता का अधिकार है वो आपका बना रहेगा। यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 11 की बात करें दोस्त, अनुच्छेद 11 के तहत यह कहा गया है कि समय समय पे अगर संसद चाहे तो नागरिकता में संशोधन कर सकता है। और नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है मेरे दोस्त, तो संसद के पास। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है, तो सिर्फ संसद ही कर सकता है। ये आपका नागरिकता के ऊपर टॉपिक रहा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह अगर आप वीडियो चाहते हैं, छोटी छोटी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिससे कि एग्जाम में प्रश्न आए इससे तो ना छूटे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।